Hello friends, this is Arnika and welcome to Study with NV Sir। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके बाद का जो हमारा टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और दर्पण क्या होता है हमने देखा है कि समतल दर्पण क्या होता है। तो परावर्तन के बाद का जो टॉपिक आता है वो दर्पण होता है। दर्पण भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है? बेसिकली वही जिसमें हम रोज अपना तैयार होकर कोचिंग जाने से पहले जो देख के जाते हैं। तो समतल दर्पण मतलब जो प्लेन होता है। लेकिन गोलीय दर्पण समतल दर्पण के प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण के फैमिली मेंबर में और भी लोग होते हैं, इसलिए गोलीय दर्पण देखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब नाम से तो चूंकि पता चल रहा है कि गोलीय दर्पण है, तो अगर ये गोलीय दर्पण है तो जाहिर सी बात है किसी गोले से ही बनाया गया होगा। तो अगर कोई हम लोगों ने ले लिया है खोखला गोला, चूंकि ये टॉपिक आप लोगों ने 10 में भी पढ़ा है, सेम यही चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन 10 में भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ रखी होंगी। हालांकि अगर नहीं भी पढ़ी होंगी तो भी चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी। तो ये क्या है? गोलीय दर्पण है हमारा, मतलब कोई कांच का हमारा खोखला गोला है। क्योंकि दर्पण होने के लिए सतह उसकी कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए, तभी परावर्तन होगा, और जब परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिया है कांच का कोई खोखला गोला लिया। अब इसको हमने क्या किया है? काट दिया। जब काट दिया है तो हमको दो भाग मिले हैं। एक भाग हमको दिख रहा है ये वाला और एक भाग दिख रहा है ये वाला। एक भाग दिख रहा है इस साइड और एक भाग दिख रहा है इस साइड। यानी कि अब हमको पता चला है कि किसी कांच के खोखले गोले को अगर हमने काट दिया है और उसके सतह पे हमने कर दिया है कलई, तो अगर हमने कलई कर दिया है तो इसका जो दूसरा सतह है भाई, अगर ये टुकड़ा है इसके अगर हमने बाहर कर दिया है कलई, तो अंदर का जो सतह है वो तो चिकना रहेगा, क्योंकि ये खोखला गोला किसका बना है? कांच का बना है। यानी कि अगर एक पृष्ठ पे कलई किए हैं तो अंदर वाले पृष्ठ से परावर्तन होगा, और अगर अंदर हमने इसको पॉलिश कर दिया है तो बाहर वाले पृष्ठ से परावर्तन होगा। यानी कि इस तरह से भी हमको दो तरह का दर्पण मिलता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? या तो हम बाहर की तरफ कलई कर दें या तो अंदर की तरफ कलई कर दें। चीजें दोनों वही है, बस ये है कि इसको हमने इधर से घुमा दिया है। भाई वही तो है, इसको अगर हम इधर घुमा दें या इसको इधर घुमा दें तो भी मतलब दोनों एक ही चीज होगा। तो दो पॉसिबिलिटी होने का मतलब है या तो एक पे बाहर पेंट कर दें और दूसरे पे हम क्या करते हैं? अंदर पेंट कर दें। भाई दो ही सतह है तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो उससे पहले गोलीय दर्पण की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो हमने परिभाषा किस तरह से बनाया कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, हमने क्या किया? काटा ही तो है। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर चांदी की कलाई कर किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्या कि जब किसी का, ये याद रखेंगे हमने क्या किया? कांच का गोला लिया है, उसको हमने दो भागों में काट दिया है। जरूरी नहीं है कि मध्य से ही काटेंगे, ये यहाँ से भी काटेंगे तो भी ये हमारा क्या बनेगा? दर्पण ही बनेगा, जब इसको हम लोग पेंट कर देंगे। ठीक है, तो जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर एक ही तरफ कलई करेंगे, या तो अंदर या तो बाहर। तो जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर चांदी का लेप कर दिया, कलई या चांदी का लेप किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ये हो गई परिभाषा की बात। उसके बाद बात करते हैं कि गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन से हो सकते हैं? या तो दर्पण पे हमारे बाहर की तरफ कलई हो या तो हमारे दर्पण पे अंदर की तरफ कलई हो। तो अगर बाहर की तरफ कलई है तो परावर्तन कहाँ से होगा? अंदर से, यानी ये किरण ऐसे आएगी। आने वाली किरण कौन सी होती है? आपतित। और ज्यों ही इस चिकने तल से टकराएगी तो चूंकि बाहर की तरफ पेंट है तो ये दूसरे माध्यम में ना जाके क्या होगी? इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, परावर्तन होगा। और ज्यों ही परावर्तन होगा तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है? दबे हुए भाग से। दबे हुए भाग का मतलब क्या होता है? तल। तल का मतलब होता है गहराई।
तो जब दबे हुए भाग से हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है, तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब अगर हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हमने पेंट किधर किया है, दबे हुए भाग पे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई किरण आएगी तो ये टकराई, और चूंकि इसके भीतर वाले भाग पे क्या हुआ है, कलई, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, उसी माध्यम में वापस भेज देगा, यानी कि परावर्तन की घटना। तो परावर्तन की घटना कहाँ से हो रही है, उभरे हुए भाग से। उभरा हुआ भाग मतलब उठा हुआ भाग, और जब ये भाग उठा हुआ होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, नाम से इसके भी पता चल रहा है और नाम से इसके भी पता चल रहा है। तल मतलब गहराई। तो जब परावर्तन की घटना दबे हुए भाग से हो, तल से हो, तो वो हमारा अवतल दर्पण होगा। जब परावर्तन की घटना उभरे हुए भाग से हो, तो उठे हुए भाग से हो या उठल, उत्तल मतलब उठल, जब परावर्तन की घटना उठे हुए भाग से होगी तो वो हमारा दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो अगर हम लोग परिभाषा की भी बात कर लें कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये दर्पण कैसा है, गोलीय है, क्योंकि हमने गोले से काट के बनाया है। तो अगर हम अवतल की परिभाषा की बात करते हैं तो वह गोलीय दर्पण, ये दर्पण कैसा है हमारा, गोलीय है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका हमको मतलब किससे है, परावर्तन से है, और परावर्तन के जिस सतह से होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा की दबा, दबा हुआ है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार का दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये हो गई बात परिभाषा की। और परिभाषा रटना नहीं है, ये कहाँ से हमने बनाया है, इसी चित्र से बनाया है। इस चित्र को दिमाग में रखेंगे तो परिभाषा को अपने शब्दों के माध्यम से हम लोग खुद ब खुद बनाएंगे। तो अवतल दर्पण क्या हो गया, ये किस दर्पण, ये हमारा कौन सा था, समतल नहीं था, गोलीय दर्पण था। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार का दर्पण हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा आप लोग खुद से लिख लेंगे, क्या है ये उत्तल दर्पण, क्या है, ये भी गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उठा होता है या उभरा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार का दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण, और ये चित्र बनाएंगे और पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। अब इनकी कुछ और खास बात होती हैं, यानी हमने देखा कि हमारे जो गोलीय दर्पण हैं उनके दो भाई हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अब चाहे तो हम अवतल की फैमिली को ले लें, चाहे तो उत्तल की। ये क्या है, परिवार का मुखिया है। अब इसमें भी कई मेंबर्स हैं। अब चाहे तो हम अवतल को ले लें और चाहे तो उत्तल को। जितने मेंबर अवतल में होंगे उतने ही मेंबर हमारे उत्तल में भी होंगे। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस दर्पण का कोई ना कोई क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक, मध्य बिंदु मतलब सबसे बीच का बिंदु। तो किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि उस परिवार का एक सदस्य क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो आती हैं, यानी कि गोलीय दर्पण में और कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
परिभाषा पूछा नहीं जाता, इसलिए लिखने पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, पर जानने के लिए लिखेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनने में ये सारी चीजें मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन का परिभाषा है। अब उसके बाद अगर बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की, तो ये जो हमारा गोलीय दर्पण था, ये किसी भी गोले का भाग है। और अगर किसी गोले का भाग है तो उस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी और उस गोले का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, सबको पता है। और ये क्या होता है, इस गोले का केंद्र यानी कि सेंटर हम कह लें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी हम बात किसकी कर रहे हैं, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र, नाम में हमारे क्या रहा है, केंद्र। तो किसका केंद्र, जिसका ये भाग होगा, और ये किसका भाग है, गोले का, और गोले का ही तो केंद्र होता है। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र से हम नाम याद रखेंगे कि क्या होता है, गोले का केंद्र होता है, और दर्पण हमारा गोले का ही भाग है। तो जब गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा को शब्दों में कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक, दूसरा भी मेंबर मिल गया। अब अगर दूसरा मेंबर मिल गया तो हम तीसरे मेंबर की बात करते हैं। तीसरा मेंबर क्या होता है, मान लेते हैं इसका केंद्र कहीं यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, और इसको हमने कह लिया वक्रता केंद्र। अब अगर हम वक्रता केंद्र को और ध्रुव को क्या करें, मिला दें। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, अब ये कहीं तिरछी है, हाँ बनाने में तिरछी हो सकती है, पर ये सीधी रेखा ही है। ठीक है, तो इस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा में क्या देखना है कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष में क्या लिखना है, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा को हम दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कितने लोग हमको मिल गए, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 लोग मिल गए। अब जब वक्रता केंद्र पता चल गया तो हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या है ये इस गोले की त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ पे ये जिस गोले का भाग होगा, मान लेते अगर इमेजिन करते हैं कि ये गोला कुछ ऐसा रहा होगा, तो ये इस गोले की त्रिज्या होगी ना, बिल्कुल होगी। इस मुख्य अक्ष को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यहीं तक होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, वक्रता त्रिज्या की। ठीक, नाम से पता चल रहा है त्रिज्या है। ठीक, और त्रिज्या भी किसकी होगी, जिस गोले का भाग होगा। जैसे हमने केंद्र की परिभाषा निकाला उसी तरह से वक्रता त्रिज्या की। अगर त्रिज्या कह रहे हैं हम तो गोले की त्रिज्या होगी, और ये गोले से ही बना है, तो जिस गोले से बना है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, यही तो होती है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। और केंद्र क्या था, C था। केंद्र से परिधि को मिलाने, ध्रुव को हम लोग P से दर्शाते हैं, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा है। और ये वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, R से। ठीक है, यानी कि C से जो P की दूरी होगी वो R होगी। R मतलब रेडियस भी होता है, और रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैपिटल R से वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं। परिभाषा में क्या लिखना है, त्रिज्या है और गोले की ही त्रिज्या होगी। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
ये बात हो गई वक्रता त्रिज्या की। ये कौन सा मेंबर है हमारा? चौथा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांचवें मेंबर की। पांचवा मेंबर हमारा क्या कहलाता है? द्वारक। यहाँ पे द्वारक मतलब क्या होता है? M1 और M2। ये क्या है? हमारे गेट कीपर की तरह से ही तो खड़े हुए हैं, द्वारपाल जिस तरह से होते हैं। तो द्वारपाल क्या कहलाते हैं? द्वारपाल हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे? द्वारक। द्वारक क्या होते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये व्यास ही तो है, अगर यहाँ से यहाँ तक की रेखा हम लोग खींचे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्वारक कहलाता है। द्वारक की भी बात हो गई। इसका नंबर हम किस पे रखेंगे? पांचवा हो गया। ठीक, अब छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर हमारा किसका आता है? फोकस का। फोकस के लिए हमको थोड़ा सा कुछ और देखना पड़ेगा। कुछ और देखने का मतलब क्या है? फोकस की परिभाषा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सब के मुकाबले में। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा था दर्पण, और इस दर्पण पे हमने किया है बाहर की तरफ से कलई। अगर हमने बाहर की तरफ कर दिया है कलई तो इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। ये इसका मध्य बिंदु है, अभी हमने बताया ये इसका ध्रुव होगा। यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा? केंद्र होगा, और इस केंद्र से इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष के, अब यहाँ से किरणें नहीं आएंगी क्योंकि बाहर की तरफ पेंट है, तो परावर्तन कहाँ पे होगा? अंदर। तो किरणें इस तरह से हमारी आएंगी और यहाँ से टकराएंगे तो होगा परावर्तन, और परावर्तन होगा यानी इसकी किरणें वापस इसी माध्यम में लौट आएंगी। इसी तरह से हमारी मान लेते हैं जितनी भी किरणें जाएंगी, अगर यहाँ से भी किरणें जा रही हैं तो यहाँ टकराई, और बाहर पेंट है इसलिए ये दूसरे माध्यम में प्रवेश ना करके इसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। अब ये लौट गई तो ये कहाँ पे मिल रही हैं? एक बिंदु पे मिलती हैं, जो बिंदु फिक्स होता है, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी ये किरण ऐसे गई थी और ये परावर्तित हुई, ये ऐसे गई और परावर्तित हुई। ये बात हमारे अवतल दर्पण की है। लेकिन जब ही हम इस दर्पण को क्या लेते हैं? उत्तल दर्पण ले लेते हैं, तो हमने क्या किया है? अंदर की तरफ पेंट कर दिया है। अब हमारा परावर्तन बाहर से होगा, तो ये जो ध्रुव है हमारा, और ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। अब इसका वक्रता केंद्र भी कहाँ होगा? यही होगा। अब ऐसे नहीं सोच लेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि इसमें तो जिधर पेंट नहीं था वक्रता केंद्र उधर था, और इसमें जिधर पेंट है उधर कैसे होगा? भाई अगर इस गोले को हम बढ़ा के पूरा गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र कहाँ होगा? इसके आगे ही तो होगा, यानी ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके आगे ही तो उसका केंद्र होगा, और केंद्र ही तो वक्रता केंद्र होता है, तो इसका वक्रता केंद्र पीछे कैसे हो सकता है? भाई अगर हम कोई ऐसी आकृति बना रहे हैं तो वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ ना होकर के कहाँ होगा? यहीं कहीं तो होगा। ठीक है, अब इस आकृति को हम चाहे ऐसे बना लें और चाहे ऐसे बना लें, पेंट हमको कहाँ करना है? अंदर की तरफ ही करना है, तो भी हमारा वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो वक्रता केंद्र है इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्यों हम लोग क्या किए हैं? कलई वाले भाग पे क्यों हम लोग वक्रता केंद्र को रखे हैं। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, और अगर आएगी तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन का मतलब ये क्या करेगी? प्रकाश किरणों को वापस भेज देगी उसी माध्यम में। अब यहाँ पे भी वही होता है, हम लोग दूसरी किरण को लेके आएंगे, इसने भी क्या किया? वापस भेज दिया। तो आगे तो इनके मिलने की संभावना नहीं है, यानी आगे इनके मिलन की कोई संभावना ही नहीं है, तो हम इसलिए इनको जबरदस्ती क्या करते हैं? पीछे लेके जाते हैं, और जब हम इनको पीछे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हैं, और ये हमारा कहलाता है फोकस। तो यहाँ पे ये मिली नहीं है, हमने जबरदस्ती मिलाया है, यानी सिर्फ महसूस हो रहा है कि किरणें यहीं पे जाके मिल रही हैं। ये किस में होता है? उत्तल में होता है। ठीक है, तो उत्तल में किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में मिलती हैं।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो कुछ समझ में आया फोकस हमने कैसे बनाया। मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पे भी मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराई, परावर्तन हुआ। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एक और ये फोकस जो होता है ये वक्रता केंद्र के आधी दूरी पे होता है, यानी और आगे ही होता है। इसको हम F से दिखाते हैं। ये हमारा मेरे ख्याल से 6वां मेंबर होगा। ठीक है, फोकस की परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। इसको किस तरह से लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर, इस दोनों चित्र को याद रखेंगे। अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में मिल रही हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है, बात हो गई फोकस की। अब अगर फोकस की बात हो गई तो बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। ठीक है, लिखवा देते हैं हम फोकस की परिभाषा, इसको हटा देते हैं। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। हमने इतनी बार बोला कि हमको खुद भी याद हो गया है। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा सुनने से। चित्र याद दिमाग में रखेंगे तो चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, क्योंकि सारा खेल किसका है, फिगर का है। ठीक है, ये हो गई बात हमारे फोकस की। अब बात कर लेते हैं, इस आर को हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, आर। अब बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। अगर हमको फोकस मिल गया है तो फोकस दूरी क्या होती है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। जिस तरह से वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते थे, उसी तरह से दर्पण के फोकस से ध्रुव की दूरी, सिंपल सी परिभाषा है। फोकस दूरी है तो हम फोकस से चलेंगे और कहां तक चलेंगे, ध्रुव तक। यानी कि सभी दूरियों का जो अंत होता है वो ध्रुव पे जाके होता है। तो हम कहां से चल रहे हैं, फोकस से चल रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं, ध्रुव तक जा रहे हैं। तो लिखेंगे परिभाषा में क्या, कि दर्पण के फोकस से ध्रुव की दूरी जो होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्या लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण के फोकस से उस दर्पण के मुख्य अक्ष के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ये बात हो गई हमारी कौन से नंबर की,
7वें नंबर की। ठीक है, यानी कि हमने क्या देख लिया, गोलीय दर्पण सबसे पहले देखा। गोलीय दर्पण में भी हमारे दो भाई निकल के आए, एक अवतल भैया एक उत्तल। फिर चाहे तो हम अवतल के परिवार को ले लें या उत्तल के, दोनों के फैमिली में सेम मेंबर्स हैं, 7 इसमें भी है और 7 उसमें भी, और सबके नाम भी सेम है और परिभाषाएं भी सेम है। तो हमने लिया था अवतल को और इन सारे मेंबर्स की हमने चर्चा करी है। इतनी की ही जरूरत हमको है, इतने हैं ही तो जरूरत बाहर वाले की है नहीं, घर वाले की ही जरूरत है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जब वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, तो अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो क्या बचता है, प्रतिबिंब बनने के नियम बचता है। यानी कि हमको अब बनाना है प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं और किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए पूरी एक क्लास हमको लेनी पड़ेगी, इसलिए आज की क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि प्रतिबिंब बनना है, फिर प्रतिबिंब बनने के नियम है, फिर किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसके आगे उसके 6 नियम आएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया है कि हमारे दर्पण में कौन कौन से फैमिली मेंबर होते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं फैमिली मेंबर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के साथ में मिलते हैं। तब तक आप लोग इस क्लास को रिवाइज करके आएंगे।